और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की राजधानी रांची से खबर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प की सूचना है। सीएम आवास के घेराव के दौरान ये झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है इन लोगों को रोकने के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम आवास के घेराव के दौरान झड़प हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं पर देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते रहे थे। बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने थोड़ी सख्ती की। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि भीड़ में मौजूद लोगों को वहां से तितर बितर किया जा सके। तो बीजेपी का झंडा लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर रांची में सीएम आवास का वो घेराव करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस ने वहां पर थोड़ी सख्ती भी बरती है। न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया बल्कि आंसू गैस के गोले दागे गए। सीधे मैं आपको रांची लिए चलता हूं। मेरे साथ शशांक मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। शशांक, अभी क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ देर पहले अफरा तफरी वाली स्थिति थी। मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद तमाम नेता कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। चारों तरफ कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ने के लिए बेचैन थे। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। इस दौरान दनादन आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और अफरा तफरी की स्थिति जो है वो बन गई। देखिए, कार्यकर्ताओं ने जो कटीले तारों की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया है। अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं। पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात हैं और भीड़ में से पत्थर फेंके गए हैं पुलिसकर्मियों पर। एबीपी न्यूज के कैमरे में ये चीजें कैद हुई हैं। अभी हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं। दरअसल झारखंड में इसी साल चुनाव है। आज बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा हेमंत ने किया था, उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता हर महीने 5 से 7 हजार देने का वादा किया गया था, इसको भी पूरा नहीं किया गया। परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं आज युवा आक्रोश रैली का आयोजन किए थे। उसके बाद सीएम आवास घेरने जाने वाले थे। उसी दौरान जो है ये पूरा जो चीज है ये देखने को मिला है। जी अखिलेश। चलिए, धन्यवाद शशांक इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा दोबारा आपके पास हम लौटेंगे। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे, यूक्रेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उनकी मुलाकात से क्या हासिल होने वाला है? रूस यूक्रेन की जंग अब नहीं होगी। मोदी जेलेंस्की की मुलाकात, नई शुरुआत। पहले मॉस्को फिर कीव, ये है मोदी व्यू। बात उस खबर की अब हम करने वाले हैं जिस पर दुनिया भर की नजर है। दो मुल्कों के बीच 910 दिनों से छिड़ी जंग क्या अब खत्म हो जाएगी? रूस और यूक्रेन के बीच बारूद की बरसात क्या थम जाएगी? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पहल से दुनिया में शांति कायम हो पाएगी? मोदी की कौन सी बात पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों मानेंगे? ये अहम सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों का हम विश्लेषण करेंगे। मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की हर तस्वीर यूक्रेन से आप तक हम पहुंचाएंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल कीव से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है उसके क्या मायने मतलब हैं। इन लोगों से हम बातचीत करें उससे पहले अभी की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से जुड़ी खबर है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। भारत की तरफ से मोदी का यूक्रेन को संदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति, उन्नति और संपन्नता की प्रार्थना की है। ज़ेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखकर मोदी ने बात की। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत ही आत्मीय अंदाज में बातचीत हुई है।
30 साल बाद यूक्रेन में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है और नरेंद्र मोदी जब जेलेंस्की से मिले तो बिल्कुल आत्मीयता के साथ कंधे पर हाथ रखकर उनकी बातचीत हुई और देखिए किस तरीके से दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। मुलाकात के बाद मोदी ने जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल जान गंवाने वाले बच्चों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है किसी भी देश के बच्चों को जीने का हक है। जेलेंस्की की तरफ से यह बात लिखी गई। जान गंवाने वाले बच्चों को दोनों ने श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर यानी सोशल मीडिया पर यह बातें लिखी हैं और यह हम आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, बिल्कुल आत्मीयता के साथ। लेकिन क्या यहां से युद्ध का भी कोई समाधान निकल रहा है? पूरी दुनिया की निगाहें इस ओर हैं। मैं सीधे पहले आपको अभिषेक उपाध्याय के पास ले चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस मुलाकात पर ना सिर्फ हमारी आपकी भारत की नजर है बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। इस लिहाज से भी आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका में हो सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने की टाइमिंग की पहले हम बात कर ले। वो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है रशिया यूक्रेन वॉर की, उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है और वो ये हुआ है कि पहली बार यूक्रेन रूस की टेरिटरी में घुस गया है। बोल्गोरोद का जो बॉर्डर है, जो कुर्स्क का इलाका है, वहाँ पर लड़ाई एकदम रशिया के भीतर पहुँच गई है। स्थिति ये कि बोल्गोरोद के जो गवर्नर है उन्होंने वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी है। उधर रशिया की बात करें तो खार्किव का इलाका, वहां से लेकर सूमी तक का जो इलाका है वो रशिया अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो अब लड़ाई कैसे मोड़ पे आ गई है जहां पर एक ना एक स्टॉप की जरूरत मानी जा रही है। और ऐसे में इंडिया की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लीडर हैं जो इसके पहले 6 जुलाई को रशिया होकर के आए हैं, उसके बाद अब वो यूक्रेन पहुंचे हैं और उनके रिश्ते राष्ट्रपति पुतिन से भी बहुत अच्छे हैं। आज वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल रहे हैं। तो एक बीच का रास्ता भारत के जरिए निकल सकता है क्या? इस पर निगाहें सबकी हैं और इसीलिए आप देखिए दुनिया भर में ये विजिट चर्चा का विषय बनी हुई है। उधर 1 जुलाई में रशिया से मुलाकात करना, वहां के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, और अब यूक्रेन में आना। और एक बात मैं आपको और बताऊं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है अखिलेश कि ये एक पश्चिम को संदेश है कि भारत का जो अलाइनमेंट है रशिया के साथ तो है ही है, लेकिन यूक्रेन के आने का मतलब है कि जो पोलैंड भी इसके पहले हो गए, तो जो वेस्टर्न ताकतें हैं, यूरोपियन ताकतें हैं, भारत उनके साथ भी कदम ताल करने का हिमायती है। तो कई लेवल पे इसके मैसेज हैं, लेकिन निगाहें एक बड़ी खबर यह भी आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा बयान आया है। मोदी का दौरा युद्ध रोकने में कारगर होगा, यह कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के महासचिव की तरफ से। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में अहम होगा मोदी का दौरा। तो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस तरीके का बयान आना यकीनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी का दौरा युद्ध रोकने में कारगर साबित होगा। हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, वही बात जो थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे, पूरी दुनिया की निगाहें, और अब तो देखिए यूनाइटेड नेशंस को भी ऐसा लग रहा है कि मोदी का यह दौरा युद्ध को रोक सकता है, उस दिशा में कारगर कदम होगा। बिल्कुल। और देखिए अखिलेश, इसके पीछे वजह है इंडिया की पोजीशनिंग। पूरी तरह से बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है। एक तबका ऐसा है जो रशिया के साथ खड़ा है, एक तबका यूक्रेन के साथ खड़ा है। बीच में गुंजाइश नहीं बची है या बहुत कम बची है, और भारत उस रेयर पोजीशन में है जो एक तरह से बीच में जो थोड़ी सी जगह जहां दिखाई पड़ रही है वहां भारत दिख रहा है। और भारत की डिप्लोमेसी देखिए, फरवरी 2022 में जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से भारत ने रशिया के साथ जो ऑयल डील है, अगर वो भारत ने की है तो ये भी कहा है साथ में पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये भी कहा है। और उसकी भी बहुत चर्चा हुई है पश्चिमी मीडिया में। और आप ये सोचिए कि इसके पहले यूनाइटेड नेशन की जब जनरल असेंबली थी वहां भी ये बात उठी कि प्रधानमंत्री मोदी बीच में मीडिएशन करा सकते हैं। ये कई देशों की ओर से बात उठाई गई है। तो कुल मिलाकर के भारत पर उम्मीदें टिकी हैं और इसीलिए निगाहें ये हैं कि इसका आउटकम क्या होता है और क्या ये इस पर आगे भी अभिषेक हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत के लिए गए, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की जनता के नाम 3 पेज का एक संदेश लिखा। क्या लिखा उस संदेश में,
जगविंदर पटियाल की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेसिडेंशियल पैलेस में, जहाँ पर मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में अभी मुलाकात हुई। इस रास्ते से जेलेंस्की आए और ये जो टेबल पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मोदी ने मैसेज लिखा है। 3 पेज का जो मैसेज लिखा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें प्रोसेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर एक संकेत दिए, एक मैसेज दिए, यहाँ पर साइन किए हैं। और ये संदेश देने के बाद, मैसेज लिखने के बाद, जेलेंस्की के साथ इसी रास्ते से प्राइम मिनिस्टर इस तरफ गए हैं, जहाँ पर आगे की बाकी सारी बातचीत होगी। ये दोनों के बीच की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसमें शांति का कोई मसौदा बाहर निकलेगा या नहीं। इसीलिए आज इस प्रेसिडेंशियल पैलेस पर न सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन अब इस मीटिंग से क्या मैसेज बाहर निकल कर आता है, वो सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। जगविंदर पटियाल, कीव, यूक्रेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की एबीपी न्यूज आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। एबीपी न्यूज यूक्रेन की राजधानी कीव में बीते 24 घंटे से मौजूद है। यहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस में मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हुई, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर मोदी से बातचीत में क्या कोई शांति प्रस्ताव निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के जवाब में यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस से जगविंदर पटियाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर आखिरकार क्या कोई शांति का प्रस्ताव निकल पाएगा या कोई हल निकालने के लिए आज इस मीटिंग में कोई मसौदा तय हो पाएगा या नहीं, इस लिहाज से देश और दुनिया सबकी नजर इसी पर लगी हुई है। एक और खास बात है, माना यह जा रहा है कि इस युद्ध से ना तो फायदा रूस का हो रहा है और ना ही यूक्रेन का। दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है, बिजनेस तबाह है। और अगर पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को देखें तो उन सबकी इकोनॉमी एक तरह से डावाडोल हो चुकी है। ऐसे में क्या ये मीटिंग कोई शांति प्रस्ताव का रास्ता निकालेगी या नहीं, इसको लेकर सबसे बड़ा असमंजस बना हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने जुलाई महीने में मिले थे राष्ट्रपति पुतिन से, तो पुतिन की कोई बात जो यहाँ जेलेंस्की से डिस्कस हो सकती है, इसको लेकर ना सिर्फ भारतीयों बल्कि पूरी दुनिया में इस मुलाकात पर नजर बनी है। ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। यहाँ पर वैसे तो उन तमाम उपकरणों के लाने पर मनाही है जिनके कारण जीपीएस ट्रैकिंग का काम होता हो। आपने कुछ विजुअल्स में आप देखेंगे कि कैसे इस बिल्डिंग के अंदर जो खिड़कियां हैं उसमें सैंडबैग्स लगाए गए हैं। और सैंडबैग्स इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि अगर कोई एयर स्ट्राइक या फिर अगर कोई रॉकेट हमला इस दिशा में होता है तो वहां पर कोई उसे बचाव के लिए साधन इंतजाम किए जा सकें। इस लिहाज से सैंडबैग्स को उन खिड़कियों के आगे कवर किया गया है ताकि कोई भी इंपैक्ट अंदर तक ना पहुंच पाए। लेकिन और मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस का बड़ा कदम, अपने दोस्त मोदी के लिए पुतिन का फैसला। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है, जब तक मोदी यूक्रेन में तब तक हमला नहीं। मोदी के दौरे तक यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा रूस। हमारे साथ अभिषेक लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अभिषेक, दरअसल भारत और रूस की पुरानी दोस्ती है, वो दोस्ती भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि रूस ने ये फैसला किया है कि कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, यूक्रेन की सरजमी पर हैं। लेकिन इसके पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल है, क्या यह मुमकिन है कि जब पुतिन से मुलाकात हुई होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तो कोई ऐसा संदेश उनसे जुड़ा हुआ लेकर आज वो मिल रहे हैं इनसे, जेलेंस्की से, जिसके जरिए कोई बीच का रास्ता निकल आए? देखिए, इस पर ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अखिलेश, जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई फार्मूला हो सकता है, और देखिए बड़ी बात यह है कि मैं बार बार जिस बात पे जोर दे रहा हूं कि भारत की जो पोजीशनिंग है वो रेयर पोजीशनिंग है। पूरे जो पॉलिटिक्स में आप दुनिया की देख लीजिए, ऐसी पोजीशनिंग आज की तारीख में किसी देश की नहीं है। और अभी जो आप जिक्र कर रहे थे कि रूस हमला नहीं करेगा जब तक पीएम मोदी वहां पर हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं इस वार को कवर करने जिस वक्त मैं कीव में मौजूद था, उस समय खार्किव जब मैं पहुंचा था, खार्किव के पास
पास में सूमी है और खार्किव में, वहां पर भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए थे। करीब 18,000 भारतीय विद्यार्थी पूरे यूक्रेन में थे। एक बड़ी संख्या खार्किव और सूमी में थी। तो सूमी से जब उनको रिहा करवाया, जब वहां से निकलवाया गया, तो उस समय भी एक तरह का अघोषित युद्ध विराम हुआ और वो उन्हीं भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हुआ। यूक्रेन की ओर से भी हुआ, रूस की ओर से भी हुआ। तो ये भारत की पोजीशनिंग है और मैं आपको फिर कह रहा हूं ये रेयर पोजीशनिंग है। और एक बात और ध्यान देनी होगी, अमेरिका में चुनाव है अखिलेश, नवंबर में अमेरिका में चुनाव है और वहां भी दबाव है कि ये युद्ध विराम हो, क्योंकि अमेरिका के लिए यही दबाव गाजा में भी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी वहां पर है, और उसके लिए यही दबाव। इस पर हम बात करते हैं आगे अभिषेक, लेकिन देखिए एक और जानकारी मिल रही है। यूक्रेन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा जो है उससे जुड़ा एक अपडेट आपको दे दें। राजधानी कीव में भारत की एसपीजी के अलावा सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान भी तैनात किए गए हैं। चूंकि जिस तरीके के हालात हैं, युद्धग्रस्त इलाका है, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम है। ये इंतजाम ऐसे हैं कि किसी भी तरह के रॉकेट हमले का भी यहां पर असर ना होने पाए। प्रेसिडेंशियल पैलेस से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट देखिए। तो हम प्रेसिडेंशियल हाउस में पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल हाउस है जहां पर जेलेंस्की रहते हैं। ये पूरा वो कैंपस है जिसको पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल हाउस की खिड़कियों पर भी किस तरह से अटैक से बचने के लिए सीमेंट की अंदर से बोरियां रखी गई हैं। यानी अगर कोई भी स्ट्राइक होता है, ये स्ट्राइक, तो उससे अंदर बिल्डिंग को खतरा ना हो। और मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ है। भारतीयों ने कीव में जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के सामने भारतीयों ने जय श्री राम कहा, भारत माता की जय के जयकारे वहां पर लग रहे थे। मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही कुछ इस अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया। भारतीयों ने वहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय मूल के जो लोग वहां पर रहते हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच में आप देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और चारों तरफ भारतीय समुदाय के लोग जो उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, जय श्री राम कहा जा रहा था। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये तो हम युद्ध वाले एंगल से बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया क्यों देख रही है इसे बहुत ही आशा के साथ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता से ये युद्ध रुक जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। रूस और भारत की जो दोस्ती है उसकी वजह से यहां पर यूक्रेन में रहने वाले जो भारतीय हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी युद्ध के दौरान। लोग वहां पर शंका की निगाह से उन्हें देख रहे थे, चूंकि रूस के साथ भारत को जोड़ा जा रहा था। क्या आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं तो उन लोगों के बीच भी एक भरोसा बहाली वाली चीज होगी? देखिए, वहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा अखिलेश कि भारतीय जो वहां हैं उनकी अच्छी खासी संख्या थी। 18,000 से ज्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट हैं भारत के, वो अलग अलग वहां शहरों में रह रहे थे। और उस युद्ध के दौर में भी, चूंकि ये मेरा आंखों देखा है, डोनबास का इलाका जहां से ये युद्ध शुरू हुआ और जो ब्लैक सी का इलाका है, इन दोनों जगहों पर उस दौर में मैंने रिपोर्टिंग की। और डोनबास में डोनेस और लुगांस का इलाका, लुगांस एग्जैक्टली रसिया का बॉर्डर है, वहां जो भारतीय थे उनको भी इस नाम पर सिक्योरिटी की कि वो हिंदुस्तान के हैं और इसीलिए उनको यूक्रेन की ओर से कोऑपरेट किया जा रहा था। और जहां जहां रसिया ने जहां इन्वेजन किया, जहां जहां रसिया अंदर घुसा, वहां भी भारतीयों को एक तरह से उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सेंसिटिविटी वहां दिखाई पड़ी थी। तो भारत का एक अहम रोल है। हालांकि उसके बाद भारतीय वहां से बड़ी संख्या में बाहर गए, तो उनको एक तरह का ये एश्योरेंस तो होगा ही कि पीएम मोदी वहां पर आए हैं, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था वहां थ्राइव कर रही थी एक तरह से, उसको फिर से एक नई गति मिल सकती है। बिल्कुल। और देखिए, पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वहां मौजूद हर भारतीय के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। मोदी से मिलने के बाद यह खुशी लोगों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी जाहिर की। साथ में एक शानदार वाकया भी हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने कहा कि मैं आ गया हूं ना? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद भारतीय समुदाय के लोग कीव में बेहद एक्साइटेड हैं। क्या बातचीत हुई है, अब उनसे ही सुनते हैं कि क्या उन्होंने पीस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कुछ कहा या नहीं। I was really excited to meet मोदी जी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैंने तो मोदी जी को बोला कि मोदी जी यूक्रेन आपका इंतजार कर रहा है, तो मोदी जी ने बस एक ही शब्द बोला, अब मैं आ गया हूँ।
आपसे कुछ कहा हो? मैंने ही पूछा उनसे तो उन्होंने जवाब दिया, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और विश्वास जगी है कि डेफिनेटली कुछ करके ही जाएंगे मोदी। बाकी सब तो सर हाथ मिला के ही खोए गए कि हम किससे मिल रही है। अपने सपना पूरा हो गया, उनसे हाथ मिलाए तो बस आंखें ऐसी ही रह गई कि हम किससे मिल रही है आज मोदी जी से। मुझे को आशीर्वाद दिया, मैं बहुत धन्यवाद कि मोदी जी पूरे यूक्रेन आए और होपफुली वॉर खत्म होए। मैंने बोला मोदी जी एक पिक्चर, बोले जरूर मिलेगी एक पिक्चर। आपने फिर फोटो खिंचवाया? बिल्कुल खिंचवाया। चलिए अभी ये फोटो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फोटो होगी और आपके ड्राइंग रूम में रहेगी ताउम्र। इम्पोर्टेंट फोटो वाला। मैं दिल्ली खुशी हो गया मोदी जी से मिलने। जितने भी लोगों से बातचीत हुई उसमें सबसे खास यही रहा कि पीस प्रोसेस को लेकर बात आप ही ने रखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस मन की इच्छा थी, मैंने बोल दी और मोदी जी ने जवाब दे दिया। इससे बड़ी बात क्या है? नहीं, बस हम लोगों ने तो उनसे आशीर्वाद लिया, हाथ मिलाया, बात हुई, बहुत अच्छा लगा उनका। देखिए ये लोगों की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितने खुश हैं ये, और इनकी खुशी की वजह यही है कि कम से कम इन्होंने एक मुद्दत बाद मोदी साहब को न सिर्फ अपने दिल की बात कही, उनके मन की बात सुनी, और साथ ही साथ फोटो का जो मौका लगा उसको लेकर खासकर महिलाएं बहुत खुश हैं। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी। इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 40-50 फॉर्मूला। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। दोनों दल कुछ सीटें सहयोगियों को दे सकते हैं, तो 40 और 50 वाले समीकरण पर सहमति बन सकती है। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला सामने आ गया है। कहा यह जा रहा है कि 40 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और 50 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसी पर अब बीजेपी ने हमला कर दिया है। राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के दुष्यंत गौतम, उन्होंने बयान दिया, जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है बीजेपी का जनाधार, कुछ भी कर लें जनता कर्मों को माफ नहीं करेगी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, पत्थरबाजों के हाथ में लैपटॉप हैं। जनता पार्टी का जिस प्रकार से जनाधार बढ़ रहा है, ये कोई भी किसी प्रकार का भी अलायंस कर रहे हैं, जनता इनके कर्मों के कारण इनको माफ़ करने वाली नहीं है। पूर्व में इनका बहुत कई बार सरकार भी चलते हुए देखी है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार मौजूद हैं, इसी खबर पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो जैनेंद्र, बीजेपी तो ये कहकर हमला कर रही है कि दोनों इसलिए साथ आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन ये जो समीकरण दिख रहा है 40-50 वाला, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए साफ तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ा था और तब से ही ये लगभग तय था कि विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ रहेंगे। और इसी के तहत एक जो संभावित फार्मूला उभर कर आया है वो ये है कि 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकती है, 50 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दोनों ही दल कुछ और सहयोगी अगर साथ आते हैं तो अपने कोटों से उनके लिए भी सीट छोड़ सकते हैं। जैसे सीपीएम के लिए एक सीट एनसी छोड़ सकती है, पैंथर्स पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी जा सकती है। तो ये संभावित फार्मूला है और दोनों ही पार्टी को पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर अलग अलग लड़े तो फिर सत्ता में आने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो फिर कोई किसी भी प्रकार की जो है वो दुविधा नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में आने के लिए ही दोनों दलों ने ये गठबंधन किया है, ताकि, और दोनों को पता है कि अगर एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती सामने नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो जम्मू में तो मजबूत है लेकिन कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई खास असर नहीं है। और पीडीपी जिससे मुकाबला हो सकता है वो उसकी जो लोकप्रियता है वो घट चुकी है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा। तो यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने समझौता किया है कि दोनों दल अगर साथ आ जाएंगे तो फिर कोई मुकाबला नहीं रहेगा और सत्ता में वापसी जो है, सत्ता में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस गठबंधन की जो इनसाइड स्टोरी है वो समझाने के लिए शुक्रिया जैनेंद्र। आपके पास में दोबारा भी आऊंगा। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में बीजेपी का भी मंथन हुआ है। जेपी नड्डा के घर पर जम्मू कश्मीर चुनाव पर बैठक जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना बैठक में शामिल हुए। प्रभारी राम माधव से भी अमित शाह ने आज बैठक की थी, मुलाकात हुई थी और अभी भी बैठक चल रही है। इस खबर पर अंकित गुप्ता आप तक कुछ और जानकारी पहुंचाएंगे। अंकित, क्या बीजेपी का भी फॉर्मूला सामने आ जाएगा? किस तरीके से कौन प्रत्याशी होगा, कितनी सीटों पर कैसे लड़ रहे हैं?
अखिलेश, निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वो फॉर्मूला सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त क्योंकि अभी आपने बैठक का जिक्र किया तो मैं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उन्हीं के आवास पर मौजूद हूं, जहां पर ये बैठक शुरू हुए करीबन जो है 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री और राम माधव जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उनके बीच में काफी देर तक बैठक हुई थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, क्या समीकरण बैठाना है और किस तरीके से जम्मू और कश्मीर को लेकर के जो है उम्मीदवारों के नामों पर जो मंथन करना है, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसके बाद में तय ये किया गया कि शाम को 4 बजे के बाद में एक बैठक और बुलाई जाएगी जो कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर होगी और इस बैठक में जो तमाम पदाधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जो अहम लोग हैं जिनका भूमिका है चुनावों में, उन तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया है और फिलहाल वही मंथन चल रहा है। और वैसे भी हमको पता है कि 27 अगस्त तक जो है पहले चरण के लिए नामांकन होना है, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान ये मंथन पूरा कर लिया जाए और जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों के जो पहले चरण के जो सीटें हैं उनके लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए। ठीक है, अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों पर अनबन की सूचना है। उद्धव ठाकरे गठबंधन में चाहते हैं ज्यादा सीटें, कांग्रेस उद्धव ठाकरे के फॉर्मूले से सहमत नहीं है। तो ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे चाहते हैं लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यानी ऐसा लग रहा है कि एमवीए के अंदर महाराष्ट्र में अनबन है। कांग्रेस और जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला गुट है उसके बीच तकरार की खबर। महाराष्ट्र की राजनीति से अभी की बड़ी खबर, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, इसी को लेकर यह रसाकशी। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। वैभव परब हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वैभव, क्या यह तकरार एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसे हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको प्रेशर ही कहना पड़ेगा क्योंकि ठाकरे प्रेशर करने में हमेशा माहिर रहे हैं। तो सामने भाजपा क्यों ना हो, कांग्रेस हो या कोई शरद पवार की पार्टी हो, हमेशा उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स करती आ रही है। और अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस ये कह रही है कि ठाकरे तो 21 सीट लड़े थे तो 21 में से 9 सांसद उनके चुन के आए, तो उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में काफ़ी खराब रहा है। हमने तो 17 सीटें लड़ी थी, 17 में से हमने 13 सीटें जीती है, हमको कुछ ही सीटों का पराभव स्वीकारना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है अगर ठाकरे कम सीट लेते हैं तो। लेकिन ठाकरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम 124 सीट लड़ेंगे, हम 100 के नीचे नहीं आएंगे। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले एमवीए के सरकार का चेहरा तो उद्धव ठाकरे रहेंगे। तो इससे पूरा कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस के नेता है, वो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ने खुद खुले मंच पे कहा था कि आप एमवीए का सीएम पद का चेहरा जाहिर कर दो, मैं खुली तरह से उसको समर्थन देता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जल्दबाजी। और देखिए दूसरी बात यह है कि जाहिर तौर पर चूंकि अब 3 इसमें प्रमुख जो घटक दल हैं ये यही चाहेंगे, जिसके ज्यादा विधायक होंगे सीएम पर उसका दावा मजबूत हो जाएगा। जैनेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जैनेंद्र, 135 सीटों पर खबर आ रही है जैनेंद्र की कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने तकरीबन 135 सीटों पर दावा ठोका है। हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी जो है वो माफ करिए 110 के आसपास सीटों को सीरियसली कंसीडर कर रही है। उसे भी पता है कि 288 कुल सीटें उसमें वो 135 उसे नहीं मिलेगी, तो सीरियस कंसीडरेशन 110 है। लेकिन वो भी 3 पार्टियों के गठबंधन में काफी ज्यादा है। देखना यही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो मिनिमम कितनी सीटों पर मानते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर शरद पवार की जो पार्टी है उसको भी सीटें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं और बड़ी पार्टियां हैं, सीट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन पिछले दिनों में उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, उनकी कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात हुई थी, पत्रकारों से भी वो मिले थे और उनका इरादा साफ है। उनका कहना था कि सीट बंटवारा जो है वो आड़े नहीं आएगा, पार्टी आपस में मिल बैठ करके तय कर सीट बंटवारा जो है उसका फार्मूला निकाल। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला। सत्ता के लालच में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है, यह बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। तो जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस गठबंधन पर कांग्रेस ने अपने मंसूबों को सामने रखा है, यह अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीधे लिए चलता हूं आपको मैं अंकित गुप्ता के पास, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अंकित,
बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा हमला किया है, सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछे। सवाल क्या पूछे? सवाल ये पूछा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से लगातार ये कहती रही है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो 370 को वापस लाएगी, क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 370 की बात करती है और ये कहती है कि कश्मीर का एक अलग अस्तित्व है, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि 370 और 35A के खात्मे के बाद में वो जम्मू कश्मीर जहां पर एक अलग जो है नियम कानून चलते थे, वो भारत का एक अभिन्न अंग पहले भी था और जो 370 एक बाधा थी उसको दूर करके उसको जो है और पुख्ता किया गया है। क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? क्या पत्थरबाजों को लेकर के जो एनसी का रुख रहा है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? क्या जो है राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी घटनाएं करवाता है, आतंकियों को भेजता है, क्या उसके साथ में बातचीत करनी चाहिए? क्या क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उनके इस तरीके के बयान लगातार आते रहे कि पाकिस्तान के साथ में हमको बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर जरा समझ लेते हैं कि वहां का समीकरण क्या कहता है। ये जो हमला किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से, जो सवाल पूछे गए हैं, आसिफ मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। आसिफ, अगर बीजेपी इन मुद्दों पर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को घेर रही है, क्या चुनाव में इसका कोई नुकसान होता हुआ आप दिख रहे हैं? वहां के लिहाज से बताइए, ये समीकरण कितना महत्वपूर्ण दिखता है आपको? देख ले अखिलेश, अगर ज़मीनी बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो बाकी देश से अलग हैं, क्योंकि ये कोई राष्ट्रीय लेवल का चुनाव तो है नहीं कि जिसमें राष्ट्रीय लेवल पे एक कॉन्सेंसस बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव हैं जहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या है, उनकी रोजी रोटी की बात है, बिजली पानी सड़क की बात है। और ये जो मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है और दोनों देशों के रिश्तों की बात हो रही है। जरूर दोनों पार्टियों को बीजेपी इस बात पर निशाना बनाएगी, ये बात पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता थी। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हमने सवाल भी पूछा था जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला से, तो उनका जवाब था कि ये हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस को जो करना है, कहना है, वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपने नेताओं के जरिए बात करेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार ये है कि लोग 370 के फैसले के हटाए जाने से नाखुश हैं। 370 हटने के बाद लोगों को खुशहाली नहीं मिली है, ये ऐसा उनका मानना है और इसी को मुद्दा बनाते हुए वो लोगों के सामने जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। यानी ज़मीनी लेवल पे जो ये मुद्दे हैं, ये राजनीतिक होने के साथ साथ इमोशनल भी हैं और इनको आधार बनाते हुए दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इन मुद्दों पर वहां की जनता क्या सोचती है, उस पर चुनाव के नतीजे एक तरीके से मुहर लगाने का काम भी करेंगे। अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन, दूसरे दिन भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। पहले दिन 5 जिलों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। 5 जिलों में बीजेपी के टिकट के 500 दावेदार थे। 17 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन की सूचना हमें मिल रही है, जबकि 2 दर्जन विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल होंगे टिकट। तो हरियाणा में जो टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है, अंकित, इस बारे में कुछ और नई जानकारी मिली हो तो बताइए। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो मंथन चल रहा है अभी ये स्थानीय तौर पर चल रहा है, यानी कि राज्य स्तर पर चल रहा है। राज्य स्तर पर जब ये नामों पर मंथन हो जाएगा तो उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति के पास में वो नाम आएंगे और उसके बाद में उन पर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी कि कौन उम्मीदवार होगा या नहीं होगा। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, हरियाणा में जो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को एक ध्यान में रख रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जो लोकसभा चुनावों के नतीजे भी सामने आए हैं और जिस तरीके से उस दौरान जो अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, तो किस जो है जो एमएलए है उसका क्या जो है किस तरीके से उसके पक्ष में वोट आए हैं, नहीं आए, जनता का क्या रुख है, तो बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया हुआ है। एक वो फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि लोकसभा चुनावों में किस विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली या हार मिली, वो फैक्टर है। तो ऐसे तमाम जो 3 से 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जा रहा है और इसी वजह से, क्योंकि हरियाणा का चुनाव होना है 1 अक्टूबर को, उससे पहले जम्मू कश्मीर के जो है 2 चरण के चुनाव हो जाएंगे। इस वजह से प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को दी जा रही है और इसी वजह से हरियाणा में
स्थानीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नामों पर चर्चा जारी है, लेकिन सेंट्रल वो उसकी मीटिंग जब होगी तो उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है जी। और हरियाणा की सियासत से एक और बड़ी खबर है, 26 अगस्त को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 4 दिनों तक प्रत्याशियों के नाम पर मंथन की खबर मिल रही है हमें। सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। 26 अगस्त को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। जैनेंद्र, क्या इस बैठक से यह पता चल जाएगा प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या समीकरण वहां पर देखने को मिलेगा? अखिलेश, देखिए 90 सीटों में के लिए हरियाणा कांग्रेस में 25,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। हर सीट पर जो है वो कई दावेदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी स्क्रीनिंग कमेटी को छटनी करने के लिए। लेकिन आखिरी में जो 2-3 सीरियस उम्मीदवार होंगे उनकी सूची तैयार की जाएगी 26 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। और सितंबर की शुरुआत में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जो उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और इसके बाद पहली लिस्ट जो है तत्काल जारी हो सकती है, जो तकरीबन आधी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान उसके जरिए हो जाएगा। समीकरण जो है वो जाहिर सी बात है कि देखना यही होगा कि किस तरीके से समीकरण का ख्याल रखा जा रहा है। कितनी सीटें जो है वो जाट उम्मीदवारों को दी गई हैं, दलितों का किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, ओबीसी वोट बैंक जिस पर बीजेपी की नजर है उसको साधने के लिए कांग्रेस क्या करती है। तो जब एक बार टिकटों का ऐलान होगा तभी सामाजिक समीकरण का कैसे ख्याल रखा गया है उसकी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल बड़ी बात यह है कि 26 अगस्त से सोशल इंजीनियरिंग जिसे नाम दिया गया है वो कैसे साधने का प्रयास उसको किया जाएगा, वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और इस बीच एक खबर यह भी है, विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी से विनेश की मुलाकात होनी है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिली थी विनेश फोगाट। कांग्रेस विनेश को लड़ाना चाहती है विधानसभा चुनाव, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। हुड्डा विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग पहले ही उठा चुके हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी लग रही है जैनेंद्र, जो पहले ही पासा फेंका जा रहा था विनेश पर कि चुनाव हो सकता है लड़ ले विनेश फोगाट। आपको क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये एक ख्याल है, एक राय है कि विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। और जिस तरीके की सिंपैथी विनेश के साथ है, खासतौर पे ओलंपिक के बाद और उससे पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस प्रकार से मोर्चा खोला था विनेश ने, उसने ये भी दिखाया था कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे भुनाना चाहती है, विधानसभा चुनाव में विनेश को उतारना चाहती है। हालांकि विनेश ने अभी तक आखिरी फैसला नहीं किया है, अंतिम फैसला भी, तस्वीर साफ नहीं है कि क्या विनेश लड़ना चाहती है या नहीं। अगर वो लड़ेंगी, संभव है उनका मुकाबला उनकी बहन बबीता फोगाट से हमें देखने को मिले चरखी दादरी सीट पर, लेकिन फिलहाल अभी लड़ना ही तय नहीं है। सीट तो दूसरी बात है। इन सबके बीच कल वो भूपेंद्र हुड्डा से मिली थी, आज अभी सबसे कुछ देर में वो प्रियंका गांधी से मिल रही हैं। तो इस यही वजह है कि अटकलें तेज हैं कि विनेश फोगाट को इस बार हम बिल्कुल, और अगर प्रियंका गांधी से मिल रही हैं, जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब निकाले जाएंगे। शुक्रिया जैनेंद्र फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अंकित भी हमारे साथ थे, वैभव परब भी थे, आसिफ कुरैशी भी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों तक तमाम सूचनाएं पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।